अपने उपन्यास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अपने उपन्यास के पार्ट 5 की ओर। और गेसु की गाड़ी मुश्किल से फाटक के बाहर गई होगी कि साइकिल पर चंदर आते हुए दिख पड़ा। सुधा ने बहुत गौर से देखा कि उसके साथ कौन है, मगर वह अकेला था। सुधा सचमुच झल्ला गई। आखिर लापरवाही की हद होती है। चंदर को दुनिया भर के काम याद रहते हैं। एक सुधा से जाने क्या खार खाए बैठा है कि सुधा का काम कभी नहीं करेगा। इस बात पर सुधा कभी कभी दुखी हो जाती है और घर में किसी से वह कहे काम के लिए खुद कभी बाजार नहीं जाती। नतीजा यह होता है कि वह छोटी से छोटी चीज के लिए मोहताज होकर बैठ जाती है और काम नौकरों से भी करवा ले। पर अब मास्टर तो नौकर से नहीं ढुलवाया जा सकता, ऊन तो नौकर नहीं पसंद कर सकता, किताबें तो नौकर नहीं ला सकता, और चंदर का यह हाल है। इसी बात पर कभी कभी उसे रुलाई आ जाती। चंदर ने आकर बरामदे में साइकिल रखी और सुधा का चेहरा देखते ही वह समझ गया। काहे मुंह बना रखा है, 5 बजे मास्टर साहब आएंगे तुम्हारे, अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहे हैं। बिसरैया को जानती हो, वही आएंगे। और उसके बाद चंदर सीधा स्टडी रूम में पहुंच गया। वहां जाकर देखा तो आराम कुर्सी पर बैठे ही बैठे डॉक्टर शुक्ला सो रहे हैं। अतः उसने अपना चार्ट और पेन उठाया और ड्राइंग रूम में आकर चुपचाप काम करने लगा। बड़ा गंभीर था वह। जब इंक घोलने के लिए उसने सुधा से पानी नहीं मांगा और खुद गिलास लाकर आंगन में पानी लेने लगा तो सुधा समझ गई कि आज दिमाग कुछ बिगड़ा है। वह एकदम तड़प उठी। क्या करे वह? वैसे चाहे तो वह चंदर से कितना ही ढीठ क्यों ना हो, पर चंदर गुस्सा रहता है तब सुधा की रूह कांप उठती है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वह कुछ भी कहे, लेकिन अंदर ही अंदर वह इतनी परेशान हो उठती है कि बस। कई बार वह किसी न किसी बहाने से ड्राइंग रूम में आई, कभी गुलदस्ता बदलने, कभी मेजपोश बदलने, कभी अलमारी में कुछ रखने, कभी अलमारी से कुछ निकालने, लेकिन चंदर अपने चार्ट में निगाह गड़ाए रहा। उसने सुधा को देखा भी नहीं। सुधा की आंख में आंसू छलक गए और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई और लेट गई। थोड़ी देर वह पड़ी रही। पता नहीं क्यों वह फूट फूट कर रो पड़ी। खूब रोई और फिर मुंह धोकर आकर पढ़ने की कोशिश करने लगी। जब हर अक्षर में उसे चंदर का उदास चेहरा नजर आने लगा तो उसने किताब बंद करके रख दी और ड्राइंग रूम में गई। चंदर ने चार्ट बनाना भी बंद कर दिया था और कुर्सी पर सिर टेके छत की ओर देखता हुआ जाने क्या सोच रहा था। वह जाकर सामने बैठ गई तो चंदर ने चौंक कर सिर उठाया और फिर चार्ट को सामने खिसका दिया। सुधा ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, चंदर क्या? बड़े भर्राए गले से बोला, इधर देखो। सुधा ने बहुत दुलार से कहा, क्या है? चंदन ने उधर देखते हुए कहा, अरे सुधा, तुम रो क्यों रही हो? हमारी बात पर नाराज हो गए तुम? हम क्या करें, हमारा स्वभाव ही ऐसा हो गया। पता नहीं क्यों तुम पर इतना गुस्सा आ जाता है। सुधा के गाल पर 2 बड़े बड़े मोती झलक आए। अरे पगली, मालूम होता है तुम्हारा तो दिमाग बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। हमने तुमसे कुछ कहा है? कह लेते तो हमें संतोष हो जाता। हमने कभी कहा तुमसे कि तुम कहा मत करो, गुस्सा मत हुआ करो, मगर तुम तो फिर गुस्सा मन ही मन में छिपाने लगती हो। इस पर हमें रुलाई आ जाती है। नहीं सुधी, तुम्हारी बात नहीं है, हम गुस्सा भी नहीं थे। पता नहीं क्यों मन बड़ा भारी सा था। क्या बात है? अगर बता सको तो बताओ, वरना हम कौन हैं तुमसे पूछने वाले। सुधा ने बड़े करुण स्वर में कहा, तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ। हमने कभी तुमसे कोई बात छिपाई? जाओ अच्छी लड़की के तरह मुंह धो आओ। सुधा उठी और मुंह धोकर आकर बैठ गई। अब बताओ क्या बात थी? कोई एक बात हो तो बताएं। पता नहीं तुम्हारे घर से गए एक न एक ऐसी बात हो गई कि मन बड़ा उदास हो गया। आखिर फिर भी कोई बात तो हुई होगी। बात यह हुई कि तुम्हारे यहाँ से मैं घर गया खाना खाने। वहाँ देखा चाचा जी आए हुए हैं, उनके साथ कोई साहब और हैं। खैर बड़ी खुशी हुई। खाना वाना खाकर जब बैठे तब मालूम हुआ कि चाचा जी मेरे ब्याह तय करने के लिए आए हैं और साथ वाले साहब मेरे होने वाले ससुर हैं। जब मैंने इनकार कर दिया तो बहुत बिगड़ कर चले गए और बोले, हम आज से तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए मर गए। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? प्रतापगढ़ में। लेकिन वो तो सौतेली हैं और वे तो चाहती ही नहीं कि मैं घर लौटूं। लेकिन चाचा जी जरूर आज तक मिलते आते रहते थे। अब आज वो भी नाराज होकर चले गए। सुधा कुछ देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो चंदर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी है मुझे। मैंने देखा है कि जिसकी शादी हुई कोई भी सुखी नहीं हुआ, सभी का भविष्य बिगड़ गया। और क्यों एक तवालत पाली जाए? जाने कैसी लड़की हो, क्या हो, तो उसमें क्या? पापा से कहो उस लड़की को जाकर देख लें। हम भी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छी हो तो कर लो चंदर, फिर यही रहना।
हमें अकेला भी नहीं रह लगेगा क्यों? नहीं जी, तुम तो समझती नहीं हो, जिंदगी निभानी है तो कोई गाय भैंस खरीदना नहीं हुए। चंदन ने हंसकर कहा, आदमी एक दूसरे को समझे, बूझे, प्यार करे, तब ब्याह के भी कोई माने हैं, तो उसी से कर लो जिससे प्यार करते हो। चंदन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बोलो, चुप क्यों हो गए? अच्छा, तुमने किसी को प्यार किया है चंदर? क्यों, बताओ ना। शायद नहीं। बिल्कुल ठीक, हम भी यही सोच रहे थे अभी। सुधा बोली। क्यों, ये क्यों सोच रही थी? इसलिए तुमने किया होता तो हमसे थोड़ी ही छिपाते, हमें जरूर बताते, और नहीं बताया तो हम समझ गए कि अभी तुमने किसी से प्यार नहीं किया। लेकिन तुमने यह पूछा क्यों सुधा? यह बात तुम्हारे मन में उठी कैसे? कुछ नहीं, अभी गेसु आई थी, वह बोली, सुधा तुमने किसी से प्यार कभी किया है? असल में वह अख्तर को प्यार करती है, उससे उसका ब्याह भी होने वाला है। हाँ, तो उसने पूछा कि तूने किसी से प्यार किया है? हमने कहा नहीं। बोली, तो अपने से छिपाती होए। तो हम मन ही मन में सोचते रहे कि तुम आओगे तो तुमसे पूछेंगे कि हमने कभी प्यार तो नहीं किया, क्योंकि तुम ही एक हो जिससे हमारा मन कभी कभी हम कुछ नहीं छिपाते। अगर कोई बात छिपाई होती तो तुम्हें जरूर बता देते। फिर हमने सोचा शायद कभी हमने प्यार किया ही ना हो और तुम्हें बताया ना हो, फिर हम भूल गए हो। अभी उसी दिन देखो, हम पापा की दवाई का नाम भूल गए और तुम्हें याद रहा। शायद हम भूल गए हो और तुम्हें मालूम हो कभी हमने प्यार तो नहीं किया ना। नहीं, हमें तो कभी नहीं बताया, चंदर बोला। तब तो हमने प्यार वार नहीं किया। गेसु यूं ही गप उड़ा रही थी। सुधा ने संतोष की सांस लेकर कहा, लेकिन बस चाचा जी के नाराज होने पर तुम इतने दुखी हो क्यों गए? हो जाने दो नाराज, पापा तो हैं अभी। क्या पापा मोहब्बत नहीं करते तुमसे? सो क्यों नहीं करते, तुमसे ज्यादा करते हैं मुझसे। लेकिन उनकी बात से मन तो भारी हो ही गया। उसके बाद बिसरैया के यहाँ बिसरैया ने कुछ बड़ी अच्छी कविताएं सुनाई और भी मन भारी हो गया। चंदर ने कहा, लो, तब तो चंदर तुम प्यार करते होगे जरूर से। सुधा ने हाथ पटक कर कहा। क्यों? गेसु कह रही थी, शायरी पर जो उदास हो जाता है वह जरूर मोहब्बत करता है। सुधा ने कहा, अरे यह पोर्टिको में कौन है? चंद्र ने देखा, लो बिसरैया आ गया। चंद्र उसे बुलाने उठा तो सुधा ने कहा, अभी बाहर बिठलाना उन्हें, मैं तब तक कमरा ठीक कर लूं। बिसरैया को बाहर बिठाकर चंद्र भीतर आया अपना चार्ट वगैरह समेटने के लिए। तो सुधा ने कहा, सुनो। चंद्र रुक गया। सुधा ने पास आकर कहा, तो अब तो उदास नहीं हो तुम? नहीं चाहते मत करो शादी, इसमें उदास क्या होना? और कविता पर मुंह बनाकर बैठो तो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, चंद्र ने कहा। अच्छा नहीं, बताओ तुम्हें मेरी कसम, उदास मत हुआ करो, फिर हमसे कोई काम नहीं होता। अच्छा, उदास नहीं होंगे पगली, चंदन ने हल्की सी चपत मारकर कहा, और बरबस उसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली। उसने चार्ट उठाकर स्टडी रूम में रखा। देखा डॉक्टर साहब अभी सो ही रहे हैं। सुधा कमरा ठीक कर रही थी, वह आकर बिसरैया के पास बैठ गया। थोड़ी देर में कमरा ठीक करके सुधा आकर कमरे के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चंदन ने पूछा, क्यों, सब ठीक है? उसने सिर हिला कर दिया, कुछ बोली नहीं। यही है आपकी शिष्या सुश्री सुधा शुक्ला, इस साल बीए फाइनल में इम्तिहान देगी, बीए फाइनल का इम्तिहान देगी। बिसरैया ने आंखें बिना उठाए ही हाथ जोड़ लिए। सुधा ने हाथ जोड़े, फिर बहुत सकुचा सी गई। चंद्र उठा और बिसरैया को लाकर उसने अंदर बिठा दिया। बिसरैया के सामने सुधा और उसकी बगल में चंद्र। चुप, सभी चुप। अंत में चंद्र बोला, लो तुम्हारे मास्टर साहब आ गए, अब बताओ ना तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सुधा चुप। बिसरैया कभी यह पुस्तक उलटता कभी हुआ। थोड़ी देर बाद वह बोला, आपके क्या विषय हैं? जी बड़ी कोशिश से बोलते हुए सुधा ने कहा, हिंदी, इकोनॉमिक्स और गृह विज्ञान। और उसके माथे पर पसीना झलक गया। आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? बिसरैया ने किताब में ही निगाह गड़ाए हुए कहा। सुधा ने चंद्र की ओर देखा और मुस्कुराकर फिर मुंह झुका लिया। बोलो ना तुम खुद, ये राजा गर्ल्स कॉलेज में है, शायद मिस पवार हिंदी पढ़ाती हैं। चंद्र ने कहा, अच्छा अब आप पढ़ाइए, मैं अपना काम करूं। चंद्र उठकर चल दिया। स्टडी रूम में मुश्किल से चंद्र दरवाजे तक पहुंचा होगा कि सुधा ने बिसरैया से कहा, जी मैं पेन ले आऊं? और लड़पकती हुई चंद्र के पास पहुंची। ए सुनो। चंद्र रुक गया और उसका कुर्ता पकड़कर छोटे बच्चों की तरह मचलते हुए सुधा बोली, तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। तुम चलकर बैठो तो हम पढ़ेंगे, ऐसे शर्म लगती है। जाओ चलो,
हर वक्त ही वही बचपना, चंदर ने डांट कर कहा। चलो पढ़ो सीधे से, इतनी बड़ी हो गई हो अभी तक वही आदतें। तभी सुधा चुपचाप मुंह लटकाकर खड़ी हो गई और फिर धीरे धीरे पढ़ने लगी। चंदर स्टडी रूम में जाकर अपना चार्ट बनाने लगा। डॉक्टर साहब अभी तक सो ही रहे थे। एक मक्खी उड़कर उनके गले पर बैठ गई और उन्होंने बाएं हाथ से मक्खी मारते हुए नींद में कहा, मैं इस मामले में सरकार की नीति का विरोध करता हूँ। चंदर ने चौंक कर पीछे देखा। डॉक्टर साहब जग गए थे और जमुहाई ले रहे थे। जी, आपने मुझसे कुछ कहा? चंदर ने पूछा। नहीं, क्या मैंने कुछ कहा था? ओह, मैं सपना देख रहा था। कै बज गए? 5:30। अरे बिल्कुल शाम हो गई। डॉक्टर साहब ने बाहर देखकर कहा, अब रहने दो कपूर, आज काफी काम किया है तुमने। चाय मंगवाओ। सुधा कहाँ है? पढ़ रही है। आज से उसके मास्टर साहब आने लगे हैं। अच्छा, जाओ उन्हें भी बुला लाओ और चाय भी मंगवा लो। उसे भी बुला लो, सुधा को। चंदर जब ड्राइंग रूम में पहुंचा तो देखा सुधा किताबें समेट रही है और बिसरैया जा चुका है। उसने सुधा से कहना चाहा कि लेकिन सुधा का मुंह देखते ही उसने अनुमान लगाया कि सुधा लड़ने के मूड में है। अतः वह स्वयं ही जाकर महाराजन से कह दिया कि 3 प्याला चाय पढ़ने के कमरे में भेज दो। जब वह लौटने लगा तो खुद सुधा ही उसके रास्ते में खड़ी हो गई और धमकी भरे स्वर में बोली, अगर कल से साथ नहीं बैठोगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम साथ नहीं बैठ सकते, चाहे तुम पढ़ो या ना पढ़ो। चंदर ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ा। तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे, सुधा ने जोर से कहा। क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? डॉक्टर शुक्ला अपने कमरे से बोले। चंदर कमरे में जाकर बोला, कुछ नहीं, ये कह रही है कि पहले हम कहेंगे। बात काट कर सुधा बोली, पापा, हमने इनसे कहा कि तुम पढ़ाते वक्त बैठा करो, हमें बहुत शर्म लगती है। ये कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा, जाओ चाय ले आओ। जब सुधा चाय लाने आ गई तब डॉक्टर साहब बोले, कोई विश्वास पात्र लड़का है अपने घर की लड़की समझकर सुधा को सौंपना पढ़ने के लिए? सुधा अब बच्ची नहीं है। हाँ, अरे यह भी कोई कहने की बात है? हाँ, वैसे अभी तक सुधा तुम्हारी भी निगरानी में रही है या तुम ही खुद अपनी जिम्मेवारी समझते हो? लड़का हिंदी में एमए का है। हाँ, एमए कर रहा है। अच्छा है, तब तो बिनती आ रही है, उसे भी पढ़ा देगा। सुधा चाय लेकर आ गई। पापा, तुम लखनऊ कब जाओगे? शुक्रवार को। क्यों? और ये भी जाएंगे? हाँ। और हम अकेले रहेंगे? क्यों? महाराजिन यहीं सोएगी और अगले सोमवार को हम लौट आएंगे। डॉक्टर शुक्ला ने चाय का प्याला उठा मुंह से लगाते हुए कहा। एक गमकदे की शाम, मन उदास, तबीयत उचटी सी, सितारों की रोशनी फीकी लग रही थी। मार्च की शुरुआत थी और भी जाने इस शाम इतनी गर्म थी या सुधा को इतनी बेचैनी लग रही थी। पहले वह जाकर सामने के लॉन में बैठ गई, लेकिन सामने के मैलसिरी के पेड़ में छोटी छोटी गौरियों में मिलकर इतनी जोर से चहचहाना शुरू किया कि उसकी तबीयत घबरा गई। अब वह इस वक्त एकांत चाहती थी, सबसे बढ़कर सन्नाटा चाहती थी, जहाँ कोई ना बोले, कोई बात ना करे, सभी खामोशी में डूबे हुए हों। वह उठकर टहलने लगी और जब लगा कि पैरों में ताकत ही नहीं रही तो फिर लेट गई हरी हरी घास पर। मंगलवार की शाम थी और अभी तक पापा नहीं आए थे। आना तो दूर, पापा या चंदर के हाथ एक का एक पुरजे की लिए तरस गई थी। किसी ने यह भी नहीं देखा कि वे लोग कहाँ रह गए या कब तक आएंगे। किसी को भी सुधा का ख्याल नहीं। शनिवार या इतवार को तो हर रोज खाना खाते वक्त रोया करती थी। उसके बाद महाराजिन को सिकती हुई रोटी से छोड़कर चूल्हे की आंच निकालकर सुधा को समझाने आना पड़ता था और सुधा की रुलाई देखकर तो महाराजिन के हाथ पांव ढीले हो गए थे। उसकी सारी डांट हवा हो गई थी और वह सुधा का मुंह ही मुंह देखती रही। कल से कॉलेज भी नहीं गई थी और दोनों दिन इंतजार करती रही कि कहीं दोपहर को पापा ना आ जाएं। गेसू ने भी 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन मंगल को दोपहर तक जब कोई खबर न आई तो उसकी घबराहट बेकाबू हो गई। हर वक्त उसने बिसरैया से कोई बात नहीं कही। आधा घंटा पढ़ने के बाद उसने कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसके बाद खूब रोई। उसके बाद उठी, चाय पी, मुंह हाथ धोया और सामने के लॉन में टहलने लगी और फिर लेट गई हरी हरी घास पर। बड़ी ही उदास शाम थी और क्षितिज की लाली के होठ भी स्याह पड़ गए थे। बादल सांस रोके पड़े थे और खामोश सितारे टिमटिमा रहे थे। बगलों की धुंधली कतारों को पर मारती हुई गुजर रही थी। बगलों की
धुंधली धुंधली कतारों पर मारती हुई गुजर रही थी। सुधा ने एक लंबी सांस लेकर सोचा कि अगर वह चिड़िया होती तो एक क्षण में उड़कर जहां चाहती वहां खबर ले आती। पापा इस वक्त घूमने गए होंगे, चंदर अपने दोस्तों की टोली में बैठा रंगरलियां मना रहा होगा, वहाँ भी दोस्त बना ही लिए होंगे उसने। बड़ा बातूनी है चंदर और बड़ा मीठा स्वभाव का है। आज तक किसी से सुधा ने उसकी बुराई नहीं सुनी, सभी उसको प्यार करते थे। यहाँ तक कि महाराजिन जो सुधा को हमेशा डांटती रहती थी, चंदर का हमेशा पक्ष लेती थी और सुधा हर एक से पूछ लेती थी कि चंदर के बारे में उसकी क्या राय है। लेकिन सब लोग जितनी चंदर की तारीफ करते वह उतना अच्छा उसे नहीं समझती थी। आदमी की परख तब होती है जब दिन रात बरते। चंदर उसका ऊन भी कभी नहीं ला कर देता था। बादामी रंग का रेशम मंगवाओ तो केसरिया रंग का ला देता था। इतने नक्शे बनाता रहता था और सुधा ने हमेशा उससे कहा कि मेजपोश की डिजाइन बना दो तो उसने कभी नहीं बनाई। एक बार सुधा ने बहुत अच्छी वायल कानपुर से मंगवाई और चंदर ने कहा, लाओ यह बहुत अच्छी है, इस पर हम किनारे की डिजाइन बना देंगे। और उसके बाद उसने उसमें तमाम पान जैसा जाने क्या बना दिया। और जब सुधा ने पूछा यह क्या है तो बोला लंका का नक्शा है। जब सुधा बिगड़ी तो बोला लड़कियों के हृदय में रावण से मेघनाथ तक करोड़ों राक्षसों का वास होता है, इसीलिए उनकी पोशाक में लंका का नक्शा ज्यादा सुशोभित होता है। मारे गुस्से के सुधा ने उन्हें वह धोती अपनी मालिन को दे डाली थी। यह सब बातें तो किसी को मालूम नहीं। उनके सामने तो जरा सा कपूर साहब हंस दिए, चार मजाक कर लिए, छोटे मोटे उनके काम कर दिए, मीठी बातें कर ली। सब समझ गए कपूर साहब तो बिल्कुल गुलाब के फूल हैं, लेकिन कपूर साहब एक तीखे कांटे हैं जो दिन रात सुधा के मन में चुभते रहते हैं। या तो दुनिया को मालूम नहीं, दुनिया क्या जाने कि सुधा कितनी परेशानी रहती है चंदर की आदतों से। अगर दुनिया को मालूम हो जाए कि कोई चंदर की जरा सी भी तारीफ ना करे तब सुधा ही ज्यादा अच्छा लगे। लेकिन सुधा कभी भी किसी से कुछ नहीं कहती, मगर आज उसका मन हो रहा था कि किसी से चंदर की जी भरकर बुराई कर ले तो उसका मन बहुत हल्का हो जाए। चलो बिटिया रानी तई खाए लो, भीतर लेटो, अभिन लेटे का बखत नहीं आवा। सासा महाराजिन ने आकर सुधा के स्वप्न श्रृंखला को तोड़ते हुए कहा, हाँ अब हम नहीं खाएंगे, भूख नहीं। सुधा ने अपने सुनहले सपनों में डूबी हुई बेहोश आवाज में जवाब दिया, खाए लो बिटिया, खाए पिए छोड़े से कसस काम चली, आओ उठो, महाराजिन ने बड़े दुलार से कहा। सुधा पीछा छूटने की कोई आशा न देख कर उठ गई और चल दिखाने। कौर उठाते ही उसकी आंख में आंसू छलक गए, लेकिन अपने को रोक लिया उसने। दूसरों के सामने अपने को बहुत शांत रखना आता था उसे। 2 कौर खाने के बाद वह महाराजन से बोली, आज कोई चिट्ठी तो नहीं आई? नहीं बिटिया, आज तो दिन भर घरे कोई नहीं रहा हुआ। महाराजन ने पराठे उलटते हुए जवाब दिया, काहे बिटिया, बाबूजी कुछो नहीं लिखिन तो छोटे बाबू तो लिख देते। अरे महाराजन, यही तो हमारी जान का रोना है। हम चाहे रो रो कर मर जाएं, मगर न पापा को ख्याल न पापा के शिष्य को। और चंदर तो ऐसे खराब है कि हम क्या करें, ऐसे स्वार्थी है, अपने मतलब के ही बस। सुबह शाम आए और हम या पापा न मिले तो आफत ढा देंगे। बहुत घूमने लगी हो तुम, बहुत बाहर जा निकल रही हो तुम्हारा। और सच पूछो तो चंदर की वजह से हमने सब जगह आना जाना बंद कर दिया। और खुद है कि आज लखनऊ, कल कलकत्ता, और एक चिट्ठी भेजने तक का वक्त नहीं मिलता। अभी हम ऐसा करते तो हमारी जान नोच खाते। और पापा को देखो, उनके दुलार में उनके साथ तो बस और किसी का फिक्र ही नहीं। अब तुम महाराजिन चंदर को तो कभी कुछ चाय वाय बना के मत देना। काहे बिटिया, काहे कोसत हो, कैसा चांद से तो हैं छोटे बाबू, और कैसे हंस के बातें करत हैं। माई का जाने कैसे हियाओ पड़वा कि उन्हें अलग कई दिन। बेचारा होटल में जाने कैसे रोटी खात होई। उन्हें यहीं बुलाई लो तो अपने हाथ की खिलाए के 2 महीना माँ मोटा कह दे। हमें तो से ज्यादा उसकी ममता लागत है। बीबी जी, बाहर एक मेम पूछत हैं, यहाँ कौन डॉक्टर रहत हैं? हम कहा नहीं, यहाँ तो बाबूजी रहत हैं। तो कहते हैं कि यही मकान है। मालिन ने सासा आकर बहुत स्वतंत्र स्वरों में कहा, बैठाओ उन्हें, हम आते हैं। सुधा ने कहा और जल्दी खाना शुरू किया और जल्दी जल्दी खत्म कर दिया। बाहर आकर उसने देखा
तो नील कांटे की झाड़ से टिकी हुई एक बाईसाइकिल रखी थी और एक ईसाई लड़की लॉन पर टहल रही थी। होगी करीब 24-25 बरस की, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी। कहिए, आप किसे पूछ रही हैं? सुधा ने अंग्रेजी में पूछा। मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ, उसने शुद्ध हिंदुस्तानी में कहा। वे तो बाहर गए हैं और कब आएंगे कुछ पता नहीं। कोई खास काम है आपको? सुधा ने पूछा। नहीं, यूं ही मिलने आ गई। आप उनकी लड़की हैं? उसने साइकिल उठाते हुए कहा। जी हाँ, लेकिन अपना नाम तो बताती जाइए। मेरा नाम कोई महत्वपूर्ण नहीं, मैं उनसे मिल लूंगी। और हाँ, आप उसे जानती हैं, मिस्टर कपूर को? हाँ, आप पम्मी हैं, मिस डिक्रूज? सुधा को एकदम ख्याल आ गया। आइए आइए, हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे, चलिए बैठिए। सुधा ने बड़ी बेतकल्फी से उसकी साइकिल पकड़ ली। अच्छा अच्छा, चलो, कहकर पम्मी जाकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। मिस्टर कपूर रहते कहाँ हैं? पम्मी ने बैठने से पहले पूछा। रहते तो वे चौक में हैं, लेकिन आजकल वे तो पापा के साथ बाहर गए हैं। वे तो आपकी एक दिन बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत तारीफ। इतनी तारीफ किसी लड़की की करते तो हमने सुना नहीं उनको कभी। सचमुच, पम्मी का चेहरा लाल हो गया। वह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर पम्मी चुप रही, फिर बोली। क्या बताया था उन्होंने हमारे बारे में? ओह तमाम, एक दिन शाम को तो हम लोग आप ही के बारे में बातें कर रहे थे। उसके आपके भाई हैं के बारे में बताते रहे। फिर आपके काम के बारे में बताया कि आप कितना तेज टाइप करती हैं। फिर आपकी रुचियों के बारे में बताया कि आप साहित्य में शौक नहीं रखती और आप शादी से बेहद नफरत करती हैं और आप ज़्यादा मिलती जुलती नहीं, बाहर आती जाती नहीं। और मिस डिक्रूज, ना, आप पम्मी कहिए मुझे। हाँ, तो मिस पम्मी, शायद इसीलिए आप उसे इतनी अच्छी लगी कि आप कहीं आती जाती नहीं। वह लड़कियों का आना जाना और आज़ादी बहुत नापसंद करता है। सुधा बोली। नहीं, वह ठीक सोचता है। पम्मी बोली। मैं शादी और तलाक के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि 14 बरस से 34 वर्ष तक की लड़कियों को बहुत शासन में रखना चाहिए। पम्मी ने गंभीरता से कहा। एक ईसाई मेम के मुंह से यह बात सुनकर सुधा दंग रह गई। क्यों? उसने पूछा। इसलिए कि इस उम्र में लड़कियां बहुत नादान होती हैं और जो कोई भी चार मीठी बातें करता है तो लड़कियां समझती हैं कि इससे ज्यादा प्यार तो उन्हें कोई कर नहीं सकता। और इस उम्र में जो कोई भी ऐरा गहरा उनके संपर्क में आ जाता, वो उसे प्यार का देवता समझने लगती। और नतीजा यह होता है कि वह ऐसे जाल में फंस जाती हैं कि जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलता। मेरा तो यह विचार है कि या तो लड़कियां 34 बरस के बाद शादियां करें, जब वे अच्छा बुरा समझने के लायक हो जाएं। नहीं तो मुझे तो हिंदुओं का कायदा सबसे अच्छा पसंद रहता है कि 14 वर्ष की पहले ही लड़की की शादी कर दी जाए और उसके बाद उसका ससग्र उसी आदमी से रहे जिससे उसे जिंदगी भर निवाह करना है और अपने विकास क्रम में दोनों ही एक दूसरे को समझते चले। लेकिन यह तो सबसे भद्दा तरीका है कि 14 और 34 बरस के बीच में लड़की की शादी हो या उससे आज़ादी दी जाए। मैंने तो स्वयं अपने ऊपर बंधन बांध लिए थे। तुम्हारी तो शादी अभी नहीं हुई? नहीं। बहुत ठीक, तुम 34 बरस के पहले शादी मत करना। अच्छा हाँ, और क्या बताया चंदर ने हमारे बारे में? और तो कुछ खास नहीं। हाँ, यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओह देखिए, मैं भूल ही गई। लीजिए, सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छा नहीं लगता और अब वह मेरे दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में एक दूसरे से निभा ही करना पड़ता है। उसने आपसे याद नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा, तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका? जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीजें पसंद हैं? हाँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात न कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए। और उन्हें सबको घूमना पसंद है और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो बेहद पसंद है और चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। यह क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है।
अच्छा अच्छा, देखिए आप सोचेंगी कि मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे मैं कोई जासूस हूँ, लेकिन असल बात मैं आपको बता दूँ, मैं पिछले 2-3 साल से अकेली रहती रही, किसी से भी मिलती जुलती थी, किसी से भी मिलती जुलती नहीं थी। उस दिन जब मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा, उनको देखकर ऐसा लगा कि यह आदमी जिसमें दिल की सच्चाई है जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं, लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव मैं भोग चुकी हूं, इसीलिए उनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूं। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूं। चाय आ गई और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियां के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा ने मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई और भी अपने ही ख्याल में डूब गई। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैंने कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवयित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने, वही कहीं लिखा था कि वह मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी, जिंदगी से दूर और सपनों में बंद कर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप उनकी घनिष्ठ हैं और आप उन्हें बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूंगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला आज खाने के लिए इंतजार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, या मैं कह सकती हूँ। ओह, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर हैं, देखूं। और छोटे बच्चों की तरह उसके मुंह की हथेलियों से ऊपर उठकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ हूँ। सुधा झेप गई, उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और आपने कहा था कपूर को कविता पसंद है। जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के करियर में अंग्रेजी कविता के 5-6 ग्रंथ बंधे थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तरे पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती होंगी, जब पम्मी जो ईसाई है इतनी आज़ाद है। उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी। और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है। इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा की रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता है। और वह कितना परेशान रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा। या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा। खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा। वह कहाँ जाएगी। अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी। क्या नाराज होकर गया है क्या। जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। हॉल डॉल की पेटी पर का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखेर दिए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और न यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं।
लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्सा का ही खत क्यों ना होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है। और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा, या कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर हो बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरा मालूम होगा, जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे जाने कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं, या तो नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि जैसी यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की या भादों की घटाओं जैसी फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। मिलते हैं पार्ट 6 में।